हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विनर 2.0। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे हिंदी क्लास 10 हिंदी का पेपर देखेंगे। इसका कोड है 801HG। इस पेपर को आज सॉल्व करेंगे। देखिए इस पेपर को आज सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें देखिए आपको जो निर्देश दिया गया है, आप निर्देश को पढ़ लेना। इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पहला दिया गया है। इसमें देखिए टोटल 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया होगा। आपको जो ऑप्शन सही होगा आपको उसे ओमार में भर देना है। देखिए जिसका वैदेही वनवास की जो रचनाकार है वो है अयोध्या उपाध्याय हरिऔध। यानी आपका ऑप्शन सी सही है। देखिए प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि कौन है? देखिए पहला ऑप्शन है भूसर, दूसरा ऑप्शन है अज्ञे और तीसरा ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत और चौथा ऑप्शन है महादेव वर्मा। जो प्रयोगवाद के कवि हैं वो कौन है? अज्ञे है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है भाव विलास के रचनाकार कौन है? भाव विलास के रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है या रचनाकार है? देखिए इसका पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है देव, दूसरा ऑप्शन है बिहारी, तीसरा ऑप्शन है चिंतामणि और चौथा मतिराम। जो भाव विलास के रचनाकार है वो कौन है? देव है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए छत्रसाल दशक किनकी रचना है? छत्रसाल दशक किनकी रचना है? देखिए पहला है पद्माकर की, दूसरा है बिहारी की, तीसरा है यानी कि सी भूसर की और इसका डी है मतिराम की। जो छत्रसाल दशक है ये भूसर की रचना है। देखिए देखते हैं कुछ पांचवा। देखिए पांचवा है कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार है। कौन है रचनाकार? आपको इसमें से बताना है। देखिए पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा है गिरिजा कुमार माथुर, तीसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा है सुमित्रानंद पंत। जो कला और बूढ़ा के चाँद है ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए नीर का निवार फिर किस विधा की रचना है? देखिए ये क्या है? जीवनी है ऑप्शन नंबर ए, बी आत्मकथा, सी रेखाचित्र, डी है एकांकी। इसमें जो आपका सही आंसर रहेगा ये होगा आत्मकथा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 7वां है निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के कौन लेखक है? आपको इसमें से बताना है। देखिए पहला है मोहन राकेश, दूसरा है अमृत राय, तीसरा है श्याम सुंदर दास और चौथा है कमलेश्वर। देखिए इसमें का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, श्याम सुंदर दास। ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यह है निम्न कथनों में से कौन सही है? आपको इसका आंसर आपको कमेंट में बता देना है। देखिए इसका नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन है, देखिए इसमें का आप इसे पढ़कर कमेंट जरूर कीजिएगा इसमें कौन ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो जो परीक्षा गुरु है ये प्रथम उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास की। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए बारबत की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? देखिए इसकी रचनाकार कौन है? देखिए पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरा है रांगव राघव, डी है इसका धर्मवीर भारती। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसे आप सही कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? पहला है 5 और दूसरा है यानी कि बी 4, सी वाला आप 3 और डी है। देखिए रस के कितने अंग होते हैं? देखिए रस के जो अंग होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12 है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको इस पंक्ति में क्या अलंकार को पहचानना है। देखिए इस पंक्ति में देखिए उपमा अलंकार, बी है रूपक, सी है उपतेक्षा अलंकार, डी है यमक अलंकार। तो आपको इस पंक्ति में है देखिए डैश है राम, देखिए डैश रतन, तो राम रूपी रतन यानी कि आपका रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, सोठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है? देखिए ऑप्शन है, ए है 13, बी है 12, सी है 11, डी है 16। जो सोठा में होती हैं वो 11 मात्राएं होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14। देखिए 14 है, निर्दयी। निर्दयी शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लगता है। तो इसमें देखिए निर्दयी में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है? उपसर्ग ऑप्शन ए है दय, बी है नी, और सी है नीर, और डी है निर। जो जो निर्दयी में उपसर्ग है, उपसर्ग देखिए दोस्तों, जो शब्द होता है उपसर्ग शब्द के पहले लगाया जाता है, और जो प्रत्यय होता है शब्द के बाद में लगता है, यानी अंत में लगता है। देखिए जो उस निर में है वो क्या है? उपसर्ग है वो, सॉरी, निर्दय में जो उपसर्ग है वो निर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए नीला में कौन सा समास है? नीला में कौन सा समास है? देखिए नीला में क्या है? कर्मधारय समास है। नीला में कर्मधारय। खेत का तत्सम रूप 16 है। खेत का तत्सम रूप क्या होता है? देखिए खेत का पहला भूमि, बी है जमीन, सी है क्षेत्र, डी है पृथ्वी। जो खेत का तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? क्षेत्र होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, युष्मत शब्द का पंचमी बहुवचन रूप कौन सा होगा? जो आपको युष्मत का पंचमी व्यक्ति और इसका बहुवचन पूछा है। जो इसका पंचमी बहुवचन होता है वो होता है युष्मत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? आपको बताना है भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। देखिए पहला है कर्ता की, दूसरा है कर्म की, तीसरा है क्रिया की, चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए तो भाववाच्य में क्या होता है? ऑप्शन सी क्रिया की प्रधानता होती है। ऑप्शन का सी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 19 से, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? वाक्य के दो होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है अपव्यय पद, बी है अपव्यय। देखिए अपव्यय है अव्यय पद, दूसरा व्यय पद, तीसरा इनमें से कोई नहीं। जो अभिकारी पद होता है उसमें उसे किस नाम से जाना जाता है? वो अव्यय पद से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए इसका जो खंड बी होता है, देखिए खंड बी में आपको क्वेश्चन मिलेगा जो कि गद्यांशों पर आधारित होता है। आपको क्या करना है? देखिए इनमें से 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का होता है। आपको टोटल पहले क्वेश्चन से आपको इसमें 6 अंक टोटल मिल जाएंगे। और आप तीनों इसका पूरा कर लेंगे, तीनों इसका क्वेश्चन सही सॉल्व कर लेंगे तो आपको टोटल क्या 6 अंक मिल जाएंगे। इनमें से प्रत्येक क्या होता है? 2-2 अंक का होता है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको सॉल्व करने से पहले आपको जो पदांश दिया होता है आपको अच्छी तरह से इसे रीडिंग कर लेना है। आपको ये भी अच्छा से पता हो जाना चाहिए कि आपके बुक से किस चैप्टर से लिया गया है, आपको किस चैप्टर से लिया गया है। देखिए हम बता दें इसमें जो ये जो दिया गया है ये आपके दूसरे चैप्टर से लिया गया है, यानी कि ममता से लिया गया है। तो आप देखिए आपको क्या करना है इसका। देखिए आपको अब पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे तो लिखा है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। सारांश यानी आपको उपयुक्त गद्यांश का सारांश यानी आपको टोटल क्या संदर्भ लिखना है, यानी किस चैप्टर से लिया गया है, इसके राइटर कौन है, आपको इसमें लिखना होता है। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन होता है, दूसरा क्वेश्चन में रेखांकित अंक की व्याख्या करनी होती है, यानी कि आपको सिर्फ जिस देखिए वर्ड के नीचे जो रेखा अंडरलाइन की गई होती है आपको उसका अर्थ लिखना है। वो भी अपने भाषा में लिख सकते हैं। आपको कोई इसमें भी देखिए आप इसमें देखिए पढ़ेंगे तो आपको खुद ही बहुत इजी लगेगा। तो इसे लिखेंगे आपको इसके लिए 2 नंबर मिल जाएगा। इसमें आपको एक तीसरा है सदीर बाहु का अर्थ लिखना होता है। यदि आपको पहला वाला गद्यांश आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसका दूसरा लेना है। देखिए दूसरा भी सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप इसे चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा भी आपको सेम उसी टाइप का होगा। आपको दूसरे में जैसे इसमें सॉल्व करना होता है आपको इसमें भी वैसे ही सॉल्व करना है। लेकिन जिस चैप्टर से ये लिया गया होता है
जिस चैप्टर से है उसी चैप्टर से कीजिए। गद्यांश, शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। और दूसरा है इस रेखांकित अंक की व्याख्या करनी होती है, यानी कि जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन की गई होती है उसका आपको व्याख्या करनी है। आपको एक तीसरा, इनके 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे कि इससे बेचने के लिए लेखक क्या क्या होनी चाहिए। इस टाइप टोटल 3 क्वेश्चन आपको तीनों को सॉल्व करना है। देखते हैं इसका। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो पदांशों पर आधारित होता है। ये पदांश यानी कि पद से लिया गया होता है। इसमें भी टोटल तीन क्वेश्चन होते हैं। देखिए 3 होते हैं, जो प्रत्येक होता है 2-2 अंक का होता है, यानी कि टोटल 6 अंक होते हैं। देखिए आपको यहाँ पर अंकित दिया भी गया है, 2-2 अंक का दिया गया है। आपको इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसके लिए 3 नंबर मिल जाए, सॉरी 2-2 नंबर मिल जाएगा। टोटल आपको इससे टोटल 6 नंबर मिल जाएगा। और आपको ये वाला अगर आपको समझ नहीं आ रहा है पदांश, तो आपको इस पदांश को सॉल्व करना है। ओके, देखिए इसका जो तीसरा, देखिए तीसरा इसे कैसे सॉल्व करना आता है मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए तीसरा होता है, तीसरा आपको संस्कृत से गद से लिया गया होता है। आपको इसका क्या करना होता है, आपको इसका संदर्भ लिखना है। देखिए आपको जब क्वेश्चन को, आपको कोई भी क्वेश्चन देने से पहले, उसका आंसर देने से पहले क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से रीडिंग कर लेना है। रीडिंग करने के बाद जो पूछा होता है आपको लिख देना है। जैसे कि ऐसे पढ़ेंगे, देखिए आपको इसमें क्या संदर्भ लिखना है, संदर्भ, और क्या आपको अनुवाद भी लिखना है, अनुवाद और संदर्भ लिखना है। आपको इस जो दिया गया है वाराणसी चैप्टर से, आप वो इसके लिए क्या आपको संदर्भ से, इसके पहले संदर्भ लिखना है। आपको एक हेडिंग बनाना है, उस हेडिंग में आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के बाद ये आपको इसकी व्याख्या इसको हिंदी में कर देना है। देखिए ये संस्कृत में दिया हुआ है, क्योंकि संस्कृत में दिया गया है। आपको इसे हिंदी में क्या अनुवाद करना है, देखिए हिंदी में इसका अनुवाद करना है। ओके, देखिए अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो इसके लिए भी अथाह है, आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप इसे सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए इसमें जो चौथा क्वेश्चन होता है, देखिए अगर देखिए जो संदर्भ होता है इसके लिए आपको कितने नंबर, 2 अंक मिलेंगे। संदर्भ के लिए 2 अंक, और आप इसका अनुवाद करेंगे तो टोटल 3 नंबर मिलेंगे, यानी कि दोनों का संदर्भ और अनुवाद के लिए आपको टोटल 5 नंबर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए उस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका टोटल 5 अंक का होता है। देखिए 2 अंक आपको संदर्भ के लिए, देखिए 2 अंक आपको लिखिए संदर्भ के लिए। अगर इसका संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ इसका लिखेंगे, इस पद का संदर्भ लिखेंगे तो आपको उसके लिए 2 अंक मिलेंगे। और आप इसे हिंदी में अच्छे तरह से इसका अनुवाद कर लेंगे तो आपको उसके लिए 3 अंक मिलेंगे, यानी कि इसके लिए आपको टोटल 5 अंक मिल जाएंगे इजीली। ओके, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है। देखिए अब उसमें देखिए अथवा था, आप चाहे तो इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में देखिए 5 क्या है, 5 है अपने। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे लोग को, बहुत सारे बच्चों को आपको ये समझ नहीं आता है कि कैसे सॉल्व करते हैं, इतना सारा दिया होता है। देखिए आपको इसमें दिमाग लगाना चाहिए। क्या करना है, देखिए आपको इसे, देखिए अपने पठित खंड का के आधार पर अपने प्रश्नों का एक प्रश्न का उत्तर देना है। यानी कि इसमें से, यानी कि देखिए ये आपको ये जो क्वेश्चन दिए होते हैं दोस्तों, ये आपकी जिला पर, यानी कि जिस जिला में रहते हैं उस जिला पे आधारित होता है। आपको सभी नहीं करना होता है, आपको एक ही करना होता है। देखिए एक करना होता है, यानी कि अगर आपको पता नहीं इसमें से कौन करना है, हमें हमारे जिला पर कौन कौन है, तो आप जाकर अपने टीचर से पूछ लेंगे कि हमें किसका लिखना है, हमारे जिला में कौन पढ़ता है, हमें कौन सा इसमें से खंड का आपको हल करना है। देखिए हमारे जिला में जो खंड काव्य है ये अग्रपूजा को हम लिखते हैं। उस तरह आपको भी, आप जिस जिले में रहते हैं आप उस जिले का अपने टीचर से अच्छी तरह से पूछ लिएगा। आपको इसमें सभी रटना नहीं होता है, आपको सिर्फ एक तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही आता है। आपको सभी इसमें से नहीं लिखना होता है, सभी अपने जिले पर आधारित होता है। इसलिए आपको अपने जिला से जो पढ़ना है उसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ओके, देखिए इसमें टोटल कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, सॉरी 8 क्वेश्चन। आपको इसमें से जो जिला पर आपके आधारित है उसे आपको हल कर लेना है। देखिए खंड काव्य के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत, आप इसके बाद जितने भी आंसर देंगे आप बहुत इजी होंगे। देखिए दिए गए लेखकों में, यानी राइटर में किसी एक राइटर यानी एक लेखक का जीवन परिचय देते उसकी एक प्रमुख रचना को आपको लिखना है। देखिए आप इसका, देखिए आपको 3 दिए होंगे, 3 राइटर दिए होंगे, आपको किसी एक राइटर का आपको उसका जीवन परिचय लिखना है। देखिए
आपको जीवन परिचय के लिए जब इसका जीवन परिचय देंगे आपको उसके लिए 3 अंक मिलेगा और आप उनकी एक रचना लिखेंगे, इनकी एक प्रमुख रचना, उसके लिए आपको 2 अंक मिलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन से आपको टोटल 5 अंक मिल जाएंगे। ओके, देखिए 3 दिए होंगे, आपको किसी एक का लिखना है। देखिए किसी एक लेखक का लिखना है जीवन परिचय। जीवन परिचय के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे, उनकी एक प्रमुख रचना के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। इसके लिए टोटल 5 अंक मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन इसका, देखिए ख ख दिया है, उसका क था, देखिए ख है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का ये ख है। निम्न कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना लिखिए। देखिए वो गद्य का जो ये जीवन परिचय है पद से रिलेटेड रहते हैं। देखिए इसमें 3 दिए, इसमें भी 3 दिए होंगे। आपको इसके जीवन परिचय के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे, उनकी एक प्रमुख रचना के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। इसके लिए और आप दोनों लिखेंगे, जीवन परिचय भी देंगे, उनकी एक प्रमुख रचना को भी लिखेंगे। इसके लिए आपको टोटल 5 अंक मिल जाएंगे। देखिए 3 जीवन परिचय दिए हुए हैं, आप इसमें से जो आपको याद है उसे आप अच्छी तरह से लिखिए। जो आपको अच्छी तरह से याद है आप उसे लिखिए, जो अच्छी तरह से नहीं याद है उसे आप मत लिखिए। और याद एक भी नहीं याद है तब उसे लिख लीजिए, और याद है तो जो अच्छी तरह से याद है उसे आप लिख लीजिए। उनकी एक प्रमुख रचना भी याद कर लीजिए क्योंकि उसके लिए 2 अंक मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखिए संस्कृत से आपको कोई एक 2 लाइन का श्लोक याद कर लेना है। उस श्लोक के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। देखिए इसमें से एक और कंडीशन भी दिया है, इस प्रश्न पत्र में न आया हो, यानी कि जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया आपको उसे लिखना है। सॉरी, जो इस प्रश्न पत्र में देखिए जो आया इस प्रश्न पत्र में आया उसे आपको नहीं लिखना है, जो नहीं आया है उसे आपको लिख लेना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्न किसी 2 प्रश्नों का संस्कृत में दीजिए। आपको इसके लिए 2 अंक मिलेंगे। देखिए टोटल 4 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको किसी एक का आपको संस्कृत में उत्तर देना है। आपको संस्कृत में किसी एक का उत्तर दे देना है। देखिए क्वेश्चन 9वां है, निम्न किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इसमें टोटल कितने हो गए, 4 दिए होंगे, आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। इसके लिए आपको 7 अंक मिल जाएंगे। देखिए विज्ञान, श्राप, वरदान, नारी शक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान, छात्र और अनुशासन, आपको किसी एक का निबंध लिखना है। उसके लिए आपको 7 अंक मिल जाएंगे। देखिए जो इसका 10वां क्वेश्चन दिया होता है, देखिए आपको एक प्रश्न पत्र लिखना होता है। इसको देखिए इसमें एक आपको पत्र लिखना होता है, जैसे कि इसमें दिया है, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद दीजिए। आपको कोई मित्र आपको उपहार देता है, आपको उसके लिए धन्यवाद के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा। यानी आपको अगर आपको ये नहीं लिखना आ रहा है तो आप चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इसके अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।